तो काफी दिनों से मेरे सामने एक ही चीज आ रही थी एंड वो थी वॉच टावर ऑफ गॉड, टावर ऑफ गॉड ये, टावर ऑफ गॉड वो, टावर ऑफ गॉड से रिलेटेड हर चीज मेरी फीड पर आ रही थी। एंड इवन कुछ दिनों पहले मैंने अपनी वीडियो में भी इसे वन ऑफ द अंडररेटेड एनिमेस के रूप में बताया था। तो हाँ, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मैंने इसे एक ट्राई देने का सोचा, क्योंकि ऊपर से पहली बात तो इसके टाइटल में गॉड था एंड दूसरी बात कि एक मानुआवा बेस्ड है, तो इसे कैसे भी इग्नोर किया जा सकता है। और फाइनली मैंने इसका पहला एपिसोड देखा, पर इसके शुरुआत के 10 मिनट तो मुझे यही समझने में लग गए कि आखिर हो क्या रहा है भाई, क्योंकि इस एनिमे का स्टार्ट इतना तेज है कि आपको सारी चीजें एक साथ फेंक के मारी जाती है। असाइड फ्रॉम दोज एनिमेस जहाँ पे हर एक चीज आपको एक एक करके बताई जाती है, इस एनिमे में वैसा नहीं होता। यहाँ पर हल्का सा चीजों के बारे में प्रोलोग देकर ही पूरी एनिमे स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण स्टार्ट में इससे कैचअप करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन फिर लास्ट में जो इस एनिमे ने अपना मैग्नेट चालू किया है ना, फिर तो मैंने 6 घंटे में ही इसकी पूरी एनिमे खत्म कर दी। यस, आई एम दैट फ्री। एंड नाउ आई एम आस्किंग कि भाई इसका सेकंड सीजन कब आ रहा है? वेल, तो आपके बारे में भी यही सवाल आ रहा होगा कि भाई वाज इट दैट गुड? एंड मेन पॉइंट तो ये है कि क्या ये सोलो लेवलिंग से भी अच्छी है? वेल, उस पॉइंट के बारे में बात करने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टोरी का प्रीमाइस क्या है। वेल, अगर कम शब्दों में बताया जाए तो टावर ऑफ गॉड वैसी लगती तो नहीं, लेकिन ये एक एक्शन, डार्क फैंटेसी एंड मिस्ट्री जॉनरा पर बेस्ड एनिमे है एंड ये इन सभी टॉपिक्स को बहुत कस के पकड़ के चलती है। इस एनिमे का सोर्स मटेरियल कोरियन ही है, क्योंकि ये बेस्ड है एक साउथ कोरियन मानवा पर, जिसका नाम है टावर ऑफ गॉड, जिसे लिखा था सियू ने, SIU CU। वैसे मन करे तो पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, कुछ 598 चैप्टर्स हैं, वन पीस से तो कम ही है, और वो भी एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये मानवा अभी कंटिन्यूएशन में। बट साउथ कोरियन होने के बावजूद भी इसे बनाया एक जापानीज एनिमे कंपनी है, जिस कारण इसमें ढेर सारे बदलाव किए गए हैं, जो कि आपको आगे समझ में आ जाएंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। बट उससे पहले जानते हैं कि व्हाट इज टावर ऑफ गॉड। तो टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि ये पूरी कहानी घूमती है एक टावर से स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द, जिसके टॉप पर दुनिया की वो सारी चीजें हैं जो कि तुमने सोची भी नहीं होंगी। तो मैं जो चीज चाहिए वो तुम्हें उस टावर के टॉप पर मिल सकती है। फेम, वेल्थ, पावर। एक मिनट, ये कहीं सुना सुना क्यों लग रहा है? この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。 तो हाँ, कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत काफी कुछ सिमिलर है वन पीस से, जहाँ इसका मेन गोल शुरुआत में ही बता दिया जाता है, जो कि फिर इस पूरी कहानी की मेन ड्राइविंग फोर्स रहती है। लेकिन टावर गॉड इस मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि बोला जा सकता है कि इस टावर के टॉप पर जो चढ़ गया वो इवन गॉड तक बन सकता है। बाकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी कुछ सिमिलर वन पीस से, मैं तो बोलूंगा एकदम बराबर लेवल पर है, क्योंकि ये पूरी कहानी होती है एक टावर के अंदर। मतलब इस एनिमे का पूरा वर्ल्ड इस टावर में ही है एंड पूरी कहानी की शुरुआत भी टावर से होती है एंड आई गेस इसका अंत भी टावर पर ही होगा। इस टावर का एक लेवल इतना बड़ा है कि इसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया जा सकता है, जिस कारण हर एक लेवल पर अलग रिलीजन एंड अलग गवर्निंग बॉडीज भी देखी जा सकती हैं। तो बेसिकली इस टावर के 3 पार्ट्स हैं। एक होता है आउटर टावर, जहां पर रेसिडेंशियल एरिया है, जहां पर लोग रहते हैं। एक होता है इनर टावर, जहां पर डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उन चुनिंदा लोगों के ऊपर, जिन्हें टावर खुद चुनता है इस टावर को असेंड करने के लिए। और फिर है एक मिडिल पार्ट, जो कि इस टावर के बाकी लेवल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इस टावर की एक गवर्निंग बॉडी भी है, जिसमें कुछ रैंकर्स इन सारे टेस्ट को ओवरसी करते हैं। रैंकर्स बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो कि पहले टावर क्लाइम कर चुके होते हैं। अब बात करते हैं कि टावर को असेंड कौन कर सकता है। यहाँ पर एक हेडॉन नाम का गॉड टाइप का क्रीचर भी है, जो कि इस टावर का केयर टेकर भी है एंड यही उन लोगों को चूज करता है जो कि बाद में टावर को असेंड करेंगे। और जो लोग इसके द्वारा चूज किए जाते हैं उन्हें रेगुलर्स बोला जाता है। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि खुद दरवाजा खोलकर इस टावर पर चढ़ने के लिए आते हैं और उन्हें बोला जाता है इररेगुलर्स। और जैसे जैसे टावर्स के लेवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और डिफिकल्टीज बढ़ती जाती है। नाउ ये तो थी पूरी कहानी अबाउट द टावर ऑफ गॉड, बट मेन स्टोरी यहाँ पे इस टावर के बारे में नहीं बल्कि इन 2 लोगों की है, लड़का एक लड़की। इसमें से लड़की का नाम है रेचल और राहेल, एज इसे एनिमे में बोला गया है। तो इस लड़की का ड्रीम होता है इस टावर को क्लाइम करना, क्योंकि इसे तारे देखने थे, क्योंकि नीचे से कुछ नहीं दिखता भाई, क्योंकि ये टावर इनकी दुनिया है और इस दुनिया के टॉप पर है आसमान। अब यही इसका मेन उद्देश्य बताया गया है। इसके अलावा और भी उसके दूसरे अल्टीरियर मोटिव्स होंगे, जो कि आपको एनिमे देखकर समझ में आ ही जाएगा। और फिर इस लड़के का नाम है बाम, और इसी से रिलेटेड सबसे पहली कंफ्यूजिंग चीज तो ये थी कि भाई इस बंदे को बोला जा रहा था योर और नीचे लिख कर आ रहा था बाम। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की और मुझे और एक और मिस्टीरियस चीज पता चली कि इस बंदे का नाम बाम नहीं बल्कि 25th बाम है। अब इसका नाम 25th बाम क्यों पड़ा वो तो मैं नहीं जानता, बट बाम को यूरो इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि ये ट्रांसलेशन की गलती है। तो कोरियन में बेसिकली बाम का अर्थ होता है नाइट और चेस्टनट, जिस कारण एनिमेशन के टाइम पे इन लोगों ने इस नाम का लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया जापानीज में, जो कि होता है यूरो। मतलब बंदे को अपने ही खुद के एनिमे में खुद के नाम से नहीं बुलाया जा रहा। मतलब ये तो सेम सिनेरियो हो गया ना। शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है।
मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। हाँ, ये थोड़ी सी आर्टिस्टिक चॉइस थी, बट आई गेस उसे बाम बुलाना ज्यादा बेटर रहता। बट बाम का मेन टास्क टावर चढ़ने का नहीं था। बाम का मेन टास्क रहता है राहिल को फॉलो करना, जबकि राहिल का मेन टास्क था टावर को क्लाइम करना, जिस कारण बाम को भी ना चाहते हुए टावर क्लाइम करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो जाहिर सी बात है उसके पास औरों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल होगा। बाकी तो तुम समझ ही जाओगे ना कि कहा जा रही है कहानी। नाउ अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइट की, जो कि है इसका टूर्नामेंट आर्क। ऑफ कोर्स हर एक एनिमे में एक टूर्नामेंट आर्क होता है और इस वाले में भी देखने मिलता है। सिमिलर टू ब्लैक क्लोवर्स रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम, वन पीस में दसरोसा का टूर्नामेंट, नारुतो में चूनिन एग्जाम, हंटर एक्स हंटर का हेवंस अरीना, एंड उससे सिमिलर हमें देखने मिलता है इसका टूर्नामेंट आर्क, जहां पे हमारे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत क्लोज टू दैट फाइट करते हैं। एंड फाइट खत्म होने के बाद ये लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आया कि ये लोग अभी एक दूसरे के गले काटने पे तुले हुए थे, एंड अभी ये इतने क्लोज फ्रेंड है कि ये लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। इवन इस टूर्नामेंट आर्क की बात करें जाए तो ये काफी कुछ सिमिलर है हंटर एक्स हंटर के हेवंस अरीना आर्क से, क्योंकि पहली बात तो कैरेक्टर्स काफी कुछ सिमिलर है, जैसे कि बाम जो कि हमें गॉन से काफी सिमिलर देखने मिलता है। हालांकि दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हाँ अगर कंपैरिजन ड्रॉ करने जाओगे तो आपको एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ ये दोनों भाई एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। फिर है हमारा खून, जिसके लिए भाई मैं ये एनीमे देख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड ये कुछ करके दिखाएगा, जो कि ये करता भी है। अगर कंपैरिजन ड्रॉ करने जाओगे तो ये काफी कुछ किलुआ की तरह दिखेगा, लेकिन किलुआ के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है, लाइक दोनों सफेद बाल वाले हैं, तेज हैं, एंड दोनों की बैक स्टोरी बहुत डिप्रेसिंग है। लेकिन जहाँ एक बंदा फोर्स का इस्तेमाल करता है, वहीं पे दूसरा बंदा प्लॉट्स बनाता है और अपने दिमाग से खेलता है। एंड भाई साहब क्या ही दिमाग लगाता है। फिर एंड्रोसी ज़हात जो कि ठीक ठाक है, आई मीन यस शी इज गुड बट नॉट एज गुड एज यूरी ज़हात। अब इन लोगों का नाम ज़हात क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये लोग ज़हात प्रिंसेस है। अब इससे ज्यादा इनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी कुछ स्पॉइल हो जाएगा। फिर नाउ अब मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स एनिमे के लास्ट तक काफी रेलेवेंट रहते हैं, एंड इवन इस कहानी के अंत तक भी ये काफी रेलेवेंट रहने वाले हैं। तो हाँ, थोड़े से इंट्रोडक्शन के बेसिस पर ये सारे कैरेक्टर्स इस एनिमे में अपना बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। इवन इस एनिमे का हर एक एपिसोड कुछ नए मिस्ट्रीज लेकर आता है। मतलब बोल सकते हो कि इस टावर की लेयर्स पे लेयर्स है, जो कि हर एक एपिसोड के साथ और डीप होते जाती है। बाकी खैर इस सीजन में तो 13 ही एपिसोड हैं, लेकिन जो 12th एपिसोड है ना, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हिट करने वाला है। क्योंकि मैंने जब वो लास्ट वाला सीन देखा ना, तो मेरा मुंह एकदम खुल के रह गया था, क्योंकि उस मोमेंट पे मुझे पता चला कि भाई ये क्या हो गया। एंड बस उसी पॉइंट पे मेरा ये सवाल था कि भाई इसका सेकंड सीजन कहाँ है और ये कब आएगा। बाकी हाँ, ये बात मान के चलना कि एनिमे काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड है, क्योंकि काफी सारी अननेसेसरी चीजों को स्किप कर देता है। इसमें ढेर सारे कन्वर्सेशन जो कि इस स्टोरी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते थे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इवन कुछ आर्क्स भी स्किप किए गए हैं, जिसका ये स्टोरी केवल मेन पॉइंट्स को फॉलो करती है, एंड इन्हीं कारणों से लास्ट तक इस एनिमे में इंटरेस्ट बना रहता है। यहाँ पे काफी यूनिक चीज दिखाई गई थी, जो कि थी द 13 मंथ सीरीज। एंड ये तलवारों की एक सीरीज होती है जिन्हें वील्ड करके कुछ इंडिविजुअल्स इनकी पावर्स रिलीज कर सकते हैं। हाँ मुझे पता है ये प्लॉट काफी कुछ सिमिलर है ब्लीच से, बट ऐसा तो होता ही रहेगा क्योंकि एनिमे कम्युनिटी में सिमिलरिटीज ड्रॉ करना काफी इजी है। फिलहाल तो इस सीजन में इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दी गई, लेकिन मेरे ख्याल से आगे चल के इस एनिमे में बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड सिस्टम होने वाला है। नाउ बात करते हैं इस एनिमे के मेन माइनस पॉइंट्स की। आई नो कि इसका एनिमेशन कुछ खास नहीं है, मतलब ये डीमन स्लेयर लेवल का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये उतना अच्छा भी नहीं है कि इसे बेयर मिनिमम बोला जा सके। मतलब ये एनिमे 2020 में रिलीज हुआ था, तो हाँ आई गेस 2020 के हिसाब से इस पर थोड़ा और अच्छा काम किया जाता तो अभी ये फिलहाल किसी की टॉप 10 लिस्ट में होता। क्योंकि मानो या ना मानो, किसी भी एनी वॉचर की पहली नजर उसके एनिमेशन पर ही जाती है, स्टोरी तो सेकेंडरी पार्ट प्ले करती है। मैं इसके एनिमेशन को बेकार नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसके जैसे एनिमेशन हमें और भी कई एनिमेस में देखने मिले। फॉर एग्जांपल मॉब साइको, जिसका शुरुआती एनिमेशन भी उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर इसकी स्टोरी उसे कवर अप कर देती है। बाकी सेकंड जो मेजर माइनस पॉइंट है वो है इसका फास्ट पेस होना। आई नो कि फास्ट पेस होने के कारण काफी सारी अननेसेसरी चीजें स्किप कर दी जाती है एंड केवल मेन मुद्दों पर ही फोकस किया जाता है, लेकिन इसके कारण हमें वो कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं देखने मिलता जो कि जरूरी होता है। मतलब इन जस्ट सेकंड एपिसोड ये लोग एक दूसरे को मारने पर तुले थे, एंड वही 4th एपिसोड में ये लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के रह रहे हैं। मतलब हाँ, इनकी दोस्ती समझ में आती है, लेकिन ये दोस्ती कैसे इस पॉइंट पर आई ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, अगर इनकी दोस्ती को स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़े और मोमेंट्स दिखाए हुए थे, कुछ और समय दिया जाता, तो उस टाइम पे ये मोमेंट कुछ अलग ही सेंस बनाता। इवन बाम का असली नाम 25th बाम है, वो भी मुझे बाद में जाके पता चला। एंड आई नो कि बाम का पूरा नाम असलियत में जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को ऐसे ही कोई नंबर नहीं दे दिया जाता है। उसके नाम के आगे 25th लगाने का भी एक कोई कारण होगा, जो कि हमें बाद में जाके पता चलेगा। एंड अगर इस चीज को एनिमे में लास्ट में जाकर दिखाया जाएगा, तो ये चीज तब तक अपनी वैल्यू खो चुकी होगी, एंड शायद से तब तक हमारा चीजों को देखने का नजरिया भी बदल चुका होगा।
होगा। तो इज इट गुड? तो हाँ, मेरी नजरों में इट इज गुड। अगर आपको कोई रिलेशन या फिर बोला जाए बातचीत वाली एनिमे पसंद नहीं है, बल्कि अगर आप एक फुल एक्शन, मिस्ट्री एंड प्लॉट ड्रिवन एनिमे देखना चाहते हो, देन बिल्कुल इस एनिमे की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये एनिमे काफी बेहतर तरीके से लिखी गई है, जिसका ये एनिमे वो सब चीजें डिलीवर करती है जो इसे दिखाना होता है। ना अब इस एनिमे की इतनी तारीफ तो कर ली, तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सोलो लेवलिंग से बेहतर है? तो सीधे शब्दों में यस, ये सोलो लेवलिंग से थोड़ी बेहतर हो सकती है। हालांकि मैंने सोलो लेवलिंग पूरी पढ़ी हुई है, इसे पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी ये एनिमे चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, इसमें पोटेंशियल है कि ये सोलो लेवलिंग से बेहतर हो सकती है। एंड अभी क्योंकि मांगा कंटिन्यूएशन में भी है एंड इसकी स्टोरी मुझे अभी तक तो काफी अच्छी लग रही है, इस कारण मैं बोलूंगा कि हाँ, ये सोलो लेवलिंग से फिलहाल तो बेटर है। वहीं पर दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि सोलो लेवलिंग एक इंडिविजुअल पर फोकस करती है, वहीं पर टावर ऑफ गॉड मुझे किसी इंडिविजुअल पर फोकस करते हुए नहीं दिख रही है, बल्कि वो एक पूरे प्लॉट को ड्राइव करती है, जस्ट लाइक वन पीस। तो हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं कि अलग अलग एनिमे से डिराइव किया गया है, लेकिन ये एक यूनिक प्लॉट है। बाकी यही था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग टावर ऑफ गॉड एंड मेरे ओपिनियन में आपको इस एनिमे को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे केवल 13 एपिसोड्स का है एंड आई डोंट थिंक ये एनिमे आपको किसी भी तरीके से बोर करेगा। अगर एनिमे नहीं देख रहा है तो मानवा पढ़ लो, एंड मेरे ओपिनियन में मानवा पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इसका सेकंड सीजन भी ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वो भी हमें जुलाई 2024 में देखने मिल जाएगा। तो हाँ, इसका फर्स्ट सीजन देख ही सकते हो, क्योंकि हाँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि सेकंड सीजन के ग्राफिक्स काफी अच्छे होंगे। और अगर आपने टावर ऑफ गॉड देखी है तो आपको ये एनिमे कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, सोलो लेवलिंग से रिलेटेड एक वीडियो भी जल्दी आने वाली है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। आई नो वो थोड़ी लेट चल रही है बट आएगी जरूर। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।